हम चर्चा कर रहे थे राग अड़ाना की। कानड़ा अंग के अंतर्गत आने वाला यह राग अड़ाना बहुत ही सुंदर राग है। इस राग की कुछ विशिष्ट स्वर संगतियां इस प्रकार से हैं। सा रे म प द ध नि प, पुनः सा रे म प द ध नि प, म प द नि सा, इसको म प द नि सा द ध नि प, रे सा नि सा द ध नि प, फिर से रे सा नि सा द ध नि प, म प सा ध नि प, म प सा ध नि प, म प द नि सा ध नि प, नि म प ग ग म रे सा रे म प द नि प, म प द नि सा ध नि प। तो स्वर संगतियों को हम आपको क्यों बताते हैं? स्वर संगतियों का मतलब होता है कि राग में जो अलग अलग स्वर संगतियां प्रयोग हो रही हैं, उनको जब आप लगातार गाते हैं जानते हुए कि ये स्वर संगतियां विशिष्ट हैं, तो राग का एक स्वरूप अपने आप आपके सामने आने लगता है। आपको समझ में आने लगता है राग का चलन ऐसे है, तो और दूसरे राग से वो कैसे अलग होता है, ये भी यहाँ पर मुख्य रूप से आता है कि ये मुख्य स्वर संगतियां हैं, तो ये स्वर संगतियां इसको दूसरे राग से अलग करेंगी। तो ये विशिष्ट स्वर संगतियां हैं। अब थोड़ा सा इसके चलन के बारे में और स्वरों के बारे में। षड्ज जो इसका है वो सामान्य है, और षड्ज इसका जो है वो वादी भी है, लेकिन तार सप्तक का षड्ज। जब हम आरंभ करते हैं तो सा रे म प द ध नि प, म प सा ध नि प, म प द नि सा ध नि प, रे सा नि सा ध नि प। तो आप देखिए कि मध्य सप्तक का जो षड्ज है वो तो मात्र स्टार्टिंग करने के लिए है ना, लेकिन जो तार सप्तक का षड्ज है वो क्योंकि वादी है तो वो अलग चमकता है, बार बार उस पर ठहराव होता है, और बार बार अलग अलग स्वर संगतियों को लेते हुए हमारा जो एक कहते कि डेस्टिनेशन जो है वो तार सप्तक के षड्ज पर आता है। तो इसकी बाहुल्यता है, और क्योंकि वादी स्वर है तो ये इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। ऋषभ की हम बात करते हैं तो ऋषभ कैसे प्रयोग? सा रे म प द ध नि प, सारंग अंग को भी ये ऋषभ दिखाता है। सा रे म प द ध नि प, म प सा ध नि प, म प ग म रे सा। तो ऋषभ को हम अनुवादी स्वर है, ऋषभ को हम आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग करते हैं, और आरोह में जो है ये ऋषभ को जिस प्रकार से हम रे म प की संगति के साथ प्रयोग करते हैं तो वो सारंग अंग को दिखाता है। और कानड़ा अंग के अंतर्गत ग म रे सा, ये जो कानड़ा अंग का जो विशिष्ट आता है ये स्वर समुदाय, तो यहाँ पर भी ऋषभ का सामान्य रूप से प्रयोग होता है। लेकिन ऋषभ पर जो हम तार सप्तक में गाते हैं म प द नि सा रे नि सा ध नि प, तो तार सप्तक का ऋषभ भी बहुत सुंदर तरीके से चमकता है। रे सा रे नि सा ध नि प, म प सा ध नि प, म प ग म रे सा। लेकिन जिस प्रकार से दरबारी में जो है कोमल गांधार को दिखाते हुए ऋषभ का प्रयोग किया जाता है वो थोड़ा सा हटके, लेकिन हम क्योंकि अड़ाना की बात करें तो इस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग किया जाता है। अगला स्वर है गांधार। गांधार जो है वो कोमल प्रयोग होता है, और गांधार जो है आरोह में वर्ज्य है, यानी आरोह में उसका प्रयोग नहीं होता। तो किस प्रकार से सा रे म प, सारंग अंग आया, तो ऋषभ जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता आरोह में। और अवरोह की जब हम बात करते हैं तो कारणांग को दर्शाते हुए जो है कोमल गांधार का प्रयोग किया जाता है। सा रे म प द ध नि प, म प ग म रे सा। लेकिन गांधार कोमल है परंतु अति कोमल नहीं, उस प्रकार से उसमें आंदोलन नहीं होता, या बार बार इस प्रकार से हमने आपको दरबारी में बताया है गांधार जो है उसका जो विशिष्ट कंपन जो है, जो दरबारी की खासियत है वो इसमें नहीं है। कोमल है लेकिन उस प्रकार से आंदोलन नहीं लिया जाता क्योंकि राग चंचल है।
सा रे म प ग म रे सा रे म प द ध नि प म प ग म रे सा। तो कानड़ा अंक को तो दिखा रहा है, लेकिन वो उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से दरबारी में आता। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दरबारी और कानड़ा का। तो ये गांधार की स्थिति है। मध्यम जो है सा रे म प, उसका प्रयोग बाहुल्यता से होता है, आरोह अवरोह दोनों में होता है। शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। तो आरोह में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो सारंग अंग को भी दिखाते हैं। सा रे म प, ऋषभ और पंचम के साथ उसका प्रयोग होता है। अवरोह में जो है मध्यम का प्रयोग जो है वो कानड़ा अंग को दर्शाता है। ग म रे सा रे म प द ध नि प म प ग म रे सा। लेकिन उसमें बहुत अधिक न्यास नहीं होता, क्योंकि न्यास का स्वर तो है ही नहीं। सा रे म प इस प्रकार से नहीं होगा। सा रे म प ग म रे सा, सा रे म प ग म रे सा सामान्य प्रयोग होगा। बहुत अधिक उस पर जो है हमको नहीं रुकना चाहिए, जो कि राग को अलग कर सकता है। अगला इसका पंचम। पंचम इसका संवादी स्वर है, और संवादी मतलब सेकंड इम्पोर्टेंट स्वर। तो पंचम पर सा रे म प सा ध नि प, तो अलंघन बाहुल्य इसका है। म प द नि सा ध नि प, बार बार उस पर टिका होता है। म प ग म रे सा रे म प सा ध नि प, रे म प द ध नि प म प सा ध नि प रे सा ध नि प। और पंचम से, मध्य सप्तक के पंचम से तार सप्तक के षड्ज पर जो है बहुत आसानी से उसको जब गाया जाता है तो ये संगति बहुत ही खूबसूरत और विशिष्ट लगती है, विशेषकर राग अड़ाना में। म प सा ध नि प म प ग म रे सा, सा रे म प द ध नि प म प द नि सा रे नि सा ध नि प। अब देखिए बार बार आके उस पर रुका जाता है, तो इसलिए ये न्यास का स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। संवादी स्वर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्वर है जो राग के स्वरूप को बताता है। दूसरा, जिस प्रकार से पंचम का इस्तेमाल किया जाता है तो राग के भाव को, राग का जो नेचर है उसको भी ये एकदम स्पष्ट रूप से सामने लेकर आता है कि ये एक चंचल है राग, जिसका एक जोश से भरा हुआ राग है। तो कहीं ना कहीं वीर रस की बंदिशें इसमें बहुत सुंदर लगती हैं। अगला स्वर है धैवत। धैवत जो है इसमें कोमल प्रयोग होता है, क्योंकि आसावरी ठाट के अंतर्गत है। लेकिन धैवत का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कोमल निषाद का कर्ण लगता है। सा रे म प द ध नि प, सा रे म प द नि द, कोमल निषाद का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें आंदोलन अलग तरह से होता है, उस तरह से नहीं होता जिस प्रकार से दरबारी में होता है। सा रे म प द, दरबारी है। सा रे म प द ध नि प, तो ये इसकी चंचलता राग की सामने आ गई। म प द ध नि सा ध नि प, म प सा ध नि प, नि प म प ग ग म रे सा। तो अवरोह में देखिए सा ध नि प, तो इस प्रकार से वक्र प्रयोग होता है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि अवरोह में तो इसका प्रयोग ही नहीं है, इसलिए वो शाड़ा जाति के अंतर्गत है। म प द नि सा रे सा नि सा ध नि प, ध नि प, कानड़ा अंग के अंतर्गत भी इसका इतने खूबसूरत तरीके से इस स्वर समुदाय में कि कोमल धैवत और कोमल निषाद और फिर पंचम पर आना, ये अपने आप में बहुत सुंदर प्रतीत होता और कानड़ा अंग को भी ये दर्शाता है। म प द नि सा रे सा नि सा ध नि प, म प सा ध नि प, नि प म प ग ग म रे सा, सा रे म प द ध नि प। तो धैवत जो है उसको अलंघन है, जो आरोह में हम कहें या फिर हम कहें कि आरोह में कई बार उसको छोड़ते हुए म प सा इस प्रकार से भी लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोमल धैवत से हम सीधे यदि षड्ज पर जाएं
तो राग आसावरी का सा आभास होने लगता है। तो कभी कभी इस प्रकार से पंचम से सीधे षड्ज पर जाया जा सकता है। म प सा ध नि प म प ध नि सा रे सा रे नि सा रे सा ध ध नि प म प ध नि सा ध नि प नि प म प ग ग म रे सा। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब स्वर आया निषाद। निषाद इसमें कोमल भी प्रयोग होता है और शुद्ध भी प्रयोग होता है, लेकिन कुछ मत के अनुसार कोमल निषाद का ही वे लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों निषादों के प्रयोग का जो है वो अधिकतर मतों में मिलता है। पंडित भातखंडे जी ने भी अपनी बंदिशों में दोनों निषादों का प्रयोग दिखाया है। आचार्य बृहस्पति जी ने भी उनकी बंदिशों में भी दोनों निषादों का प्रयोग है। और किस प्रकार से है? म प ध नि सा रे सा नि सा ध नि प सा ध नि प। अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग है जो कि कानड़ांग को भी दर्शाता है। म प सा ध नि प म प ध नि सा रे नि सा ध नि प रे नि सा ध नि प म प सा ध नि प। और निषाद से पंचम पर आना ये स्वर संगति बहुत खूबसूरत लगती है। और क्योंकि कानड़ा अंग की संगति है और इस राग में कानड़ा अंग को भी प्रयोग हो रहा है, तो ये विशिष्ट लगती है। सा ध नि प म प ध नि सा रे नि सा ध नि प म प ग म रे सा रे म प ध ध नि प म प ध नि सा रे सा ग म रे सा रे नि सा ध नि प म प सा ध नि प नि प म प ग ग म रे सा रे म प ध ध नि प। तो जब हम इस प्रकार से स्वरों को किस प्रकार से कौन से स्वर कैसे इस्तेमाल होते हैं, किस स्वर संगति में इस्तेमाल होते हैं, इसको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी राग को सही तरीके से बढ़ता जा पाएगा। क्योंकि ये बड़े विशिष्ट राग हैं। मैं विशिष्ट इनको इसलिए कहती हूँ क्योंकि आसपास के राग हैं। दरबारी है, अड़ाना है, नायकी कानड़ा, ये बहुत आसपास के राग हैं। और जब हम एक राग को अच्छे से समझें और समझते हुए उसके विशिष्ट स्वर संगतियों को जानते हुए किस प्रकार से किस स्वर का किस प्रकार से लगाव होता है, या हम कहें कि किसी स्वर में कोई विशिष्ट कण लग रहा है, या वो स्वर कोमल तो है या शुद्ध है या तीव्र है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो किस प्रकार से उसका लगाव है। लगाव जो है वो राग को दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पे ये लगाव की बात है कि अड़ाना गाते वक्त हम कानड़ांग तो है, उसमें कानड़ांग दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कानड़ांग होते हुए भी दरबारी कानड़ा से वो किस प्रकार से भिन्न है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, जो अभी तक के व्याख्यान में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब इस राग को थोड़ा सा इसका चलन देखते हुए हम बंदिश के द्वारा भी इसका आपको उदाहरण देते हैं। सा रे म प ध नि प नि प म प ग ग म रे सा रे म प ध नि प म प सा ध नि प म प ध नि सा रे नि सा ध नि प नि प म प ग ग म रे सा नि सा ग ग म रे सा नि सा द द नि प म प ग ग म रे सा नि सा म प सा सा द द नि प म प द नि सा सा द द नि प म प ग ग म रे सा नि सा म प द नि सा सा रे नि सा सा ग ग म रे सा नि सा द द नि प म प सा सा द द नि प म प द नि सा सा द द नि प म प ग ग म रे सा नि सा ग ग म रे सा नि सा। आप देखिए मंत्र में तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, मात्र निषाद के, क्योंकि हमें जब आरंभ करना होता है, स्टार्ट करना होता है, चाहे वो आलाप को चाहे पलटा हो, तो थोड़ा हम मंत्र सप्तक के निषाद को की सहायता से कर सकते हैं अपने अभ्यास के समय। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मंत्र में अभ्यास कीजिए। देखिए अभ्यास के लिए तो मंत्र ठीक है, कई बार होता है गला ठीक नहीं है, तब हम मंत्र में अभ्यास करें, या हम
इस राग को रात्रिकालीन राग है तो रात को हम उसका अभ्यास न करके हम यदि सुबह के समय या कभी भी उसको अभ्यास करें तो हम थोड़ा राग को समझते हुए मंत्र में कर सकते हैं ताकि गला साफ हो, लेकिन या राग समझ में आए। लेकिन जब राग को हम गाएंगे, वास्तव में जब उसको गाएं या उसको कहीं उसका परफॉर्मेंस है, तो हमें ये विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है कि ये मंत्र का राग बिल्कुल भी नहीं है, ये मध्य और तार सप्तक का राग है। गा गा मा म रे सा नि सा, सा रे म प दा दा नि प म प गा गा मा म रे सा नि सा, सा रे म प दा दा सा सा दा दा नि प म प गा गा मा म रे सा नि सा, सा रे म प दा दा सा सा रे सा नि सा दा दा नि प म प सा सा दा दा नि प म प गा गा मा म रे सा नि सा, म प दा नि सा सा गा गा मा म रे सा नि सा दा दा नि प म प गा गा मा म रे सा नि सा, म प दा नि सा सा, सा रे म प गा गा मा म रे सा नि सा दा दा नि प म प दा नि सा सा दा दा नि प म प सा सा दा दा नि प म प गा गा मा म रे सा नि सा रे सा नि सा। अब ये एक कहें कि पलटों का तरीका है किस प्रकार से ताने बनाई जा सकती हैं। अब एक बंदिश उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी जो कि 3 ताल में निबद्ध है और बहुत ही प्रचलित बंदिश है। गगरी मोरी भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नाही देत, ढीठ लंगरवा मतवारो, गगरी मोरी भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नाही देत, ढीठ लंगरवा मतवारो, गगरी मोरी भरन नाही देत, जित जाऊं त आडो ही रोकत, जित जाऊं त आडो ही रोकत, अब न रहूं मैं तोरी नगरी, गगरी मोरी भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नाही। आप देखिए बंदिश भी तो तार सप्तक में ही जारी है। म प द नि सा ध द नि प म प सा ध नि प म प ग ध म रे सा, गगरी मोरी भरन नाही देत, म प द नि सा ध द नि प रे सा नि सा ध नि प म म प ग ग म रे सा, सा रे रे म म प प द द नि प म प सा द नि प म प सा रे सा द नि सा द नि प म प द द नि नि सा द नि सा रे सा रे नि सा द द द नि प म प ग ग ग ग ग म रे सा रे म म प र नि प म प सा द नि प म प ग म रे सा, गगरी मोरी भरन नाही देत, नाही गगरी मोरी भरन ना। सा रे म प ग ग म रे सा नि सा, इसकी तान देखें तो म प ग ग म रे सा नि सा, म प द द सा सा दा दा नि प म प द नि सा सा दा दा नि प म प ग ग म रे सा नि सा, सा रे म म प प दा दा सा सा रे सा नि सा दा दा नि प म प ग ग म रे सा नि सा, म प ग ग म रे सा नि सा, भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नाही, म प द नि सा दा रे सा नि सा दा दा नि प म प ग ग म रे सा नि सा, सा रे म प ग ग म रे सा नि सा, भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नहीं देत। अब जब हम बंदिशें भी हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो हम राग के बारे में इतना सब आपको विस्तार से बताते हैं, तो उसको जब हम प्रयोग करते हैं, यानी थ्योरेटिकल तो हम आपको बता रहे थे कि हम कहते हैं कि बंदिशें तार सप्तक से शुरू हो रही है, इसमें इस प्रकार से स्वरों का कॉम्बिनेशन है, ये इसका नेचर है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बंदिशों में भी दिखाई देनी चाहिए, और इस प्रकार की बंदिशें जो है वो इसका बहुत सुंदर प्रत्यक्ष प्रमाण भी होती है। तो अब इस बंदिश को जब हम लें तो कहाँ से शुरू होगी? धा दिन दिन दा धा दिन, गगरी मोरी भरन नाही, 1 2
5 6 गगरी मोरी भरन नाही देत, यानी सातवीं मात्रा से बंदी शुरू हुई। धा दिन दिन धा धा गगरी मोरी भरन नाही देत। आप जब कभी आलाप या तान ले रहे हैं तो उसको आपको यदि सुविधा नहीं हो रही तो कभी कभी उसको खाली से ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे? धा तिन तिन भरन नाय, धा दिन दिन धा धा गगरी मोरी भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नाही दे, नाही देत, नाही देत, गगरी मोरी भरन नहीं देत। तो आप जब राग को गा रहे हैं तो बंदिश अपने आप में तार सप्तक बजा रही है। म प सा गा दा नी प म प दा नी सा गा रे सा नी सा दा नी प म प गा म रे सा नी सा भरन नाय, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन भरन नाय। यहाँ से भी आप बंदिश को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्दों को जिस प्रकार से पिरोया जाता है बंदिश में, तो यदि हम कहीं से भी उठा लें तो कभी कभी उसका वो एक जोड़ नहीं लगता, या कहें कि वो गाने में सहज नहीं लगती या सुंदर प्रतीत नहीं लगती कि हम उसको कहें कि खाली से शुरू हो। क्योंकि ये बंदिश यदि हम गगरी से उठाएं मुखड़ा, जब आलाप लेके तान लेके तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और यदि हम भरने से उठाएं तो भी बहुत सुंदर लगती है। लेकिन क्योंकि बंदिश को जब हम गाते हैं तो स्थाई की शुरुआत जहाँ से होती वहीं से उसको उठाना चाहिए। कभी कभी सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए हम दूसरे शब्दों से, जैसे भरन नाही से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक बैलेंस लगना चाहिए, वो सुंदर लगना चाहिए। दादा गगरी मोरी भरन नाही देत, घीट लंगरवा मत वारो, गगरी मोरी भरन नाही देत, गगरी मोरी भरन नाही देत, भरन नाही दे, भरन नहीं देता। तो ये था राग अड़ाना। जैसे मैंने आपको राग के विषय में बताया है और जिस प्रकार से उसको गाकर मैंने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है, इसका आप अभ्यास यदि लगातार करें, देखिए किसी भी राग को जब करें तो लगातार एक राग का अभ्यास करें तो वो राग बहुत अच्छे से समझ में आता है। और दरबारी और अड़ाना में क्या अंतर है, बेसिक अंतर जो है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राग अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका अभ्यास करें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी अड़ाना राग को गाते हुए, उसमें कानड़ा अंग को दर्शाते हुए, और राग दरबारी कानड़ा से उसको किस प्रकार से अलग किया जाता है, दरबारी कानड़ा से उसको बचाते हुए राग कानड़ा का ही स्वरूप सामने रखते हुए उसको गाए और बजाएं। और इसी के साथ आज का व्याख्यान मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस आख्यान को सुनकर आप राग अड़ाना को बहुत अच्छे तरीके से उसका अभ्यास करेंगे। नमस्कार।